नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया सीरीज लेकर आए हैं आपके सामने। वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड। ये R2 के सिलेबस में भी ये सब आपको सेमेस्टर थर्ड में मिलेगा आई थिंक। और भी इंजीनियरिंग जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उनके सिलेबस को मैंने देखा तो उसमें ये सारे टॉपिक थे। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। बहुत से लोगों को कमेंट आया था कि सर आप इस पे बनाइए, तो मैं इसी पे आज आपको पढ़ाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो भी एक पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसी का एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो पहले हम एक ओवरव्यू इसका जानते हैं कि इसके पीछे जो ये टेक्निक्स है इसके पीछे लॉजिक क्या था लाने का, क्यों लाया गया, ठीक है। और इसके थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन, और उसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कि इसके मेथड्स क्या क्या हैं सॉल्व करने का, उसे हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूं कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक अप्रोच है। एक साइंटिफिक अप्रोच है किसको? डिसीजन मेकिंग को सॉल्व करने का, या डिसीजन कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, उसका एक साइंटिफिक अप्रोच है ऑपरेशन रिसर्च। और ये क्या बताता है कि हाउ टू बेस्ट डिजाइन एंड हाउ टू ऑपरेट सिस्टम अंडर द कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट द एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेस। स्कैर रिसोर्स आप जानते हो, स्कैर का मतलब होता है SCARC। स्कैर्स का मतलब होता है दुर्लभ। वो चीज़ जो आपके पास कम है, तो जो चीज़ कम होगा वो दुर्लभ है आपके पास। उसी रिसोर्स को आपको क्या करना है? एलोकेट करना है। एलोकेशन का मतलब उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। और यही हमें बताता है, यही जो टेक्निक्स है वो हमारे ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ाया जाता है कि हम कम से कम रिसोर्स को, जो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताता है ऑपरेशन रिसर्च। जब ये ऑपरेशन रिसर्च, आज के डेट में हम ऑपरेशन रिसर्च के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पहले मैनेजमेंट साइंस के नाम से जाना जाता था। किसे? मैनेजमेंट साइंस के नाम से, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस के नाम से इसे जाना जाता था। फिर बाद में एडवांसमेंट हुआ तो उसके बाद फिर इसका नाम ऑपरेशन रिसर्च रखा गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का, और जो रिसर्च है, जो अप्रोच है, उस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं डिफरेंट, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन रिसर्च रखा गया। अब इस ऑपरेशन रिसर्च के में एक पार्ट है, हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा लीनियर अब हम टॉपिक पे आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो ये टेक्निक्स है, ये मैथ का पार्ट है। एक मैथमेटिकल टेक्निक है सॉल्व करने का, डिफरेंट इक्वेशंस को, वेरिएबल्स इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक टेक्निक्स है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही जो हमने ऑपरेशन रिसर्च में देखा था कि डिसीजन मेकिंग, और हम लोग ये जो प्रॉफिट लॉस वाले जो इक्वेशंस होते हैं उसे हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बताता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कब से हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कब से, ये टेक्निक। तो जब आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा कमी हो गया था। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज कम गए थे, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो पूरे विश्व में चीज़ों का क्या हुआ, ये एक स्केयर हो गया। मतलब लोग उस चीज़ों को दुर्लभ होने लग गया। और क्यों? क्योंकि हमारे जो उसमें युद्ध हुआ था उसमें जान माल का बहुत ज़्यादा हानि हुआ था। उस टाइम पे फिर क्या हुआ, एक टेक्निक लाया गया कि हम ऐसा क्या करें कि जितना कम से कम रिसोर्स है उसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम काम ले सकें। तो ये चीज़ सबसे फर्स्ट बार जो किया गया था ये 1947 में। वैसे तो सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि फर्स्ट, तो आप ये बताइएगा 1939 में। बट उस टाइम पे क्या था, 1939 में एक रशियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था KANTO कैंटोरोविच, ROVICH, कैंटोरोविच। इसने इसको उस टाइम पे सिर्फ प्रपोज किया था, ये पब्लिश नहीं हुआ था। पब्लिश कब हुआ था? 1959 में। किसने किया था? US का ये एयरफोर्स का एक मिलिट्री जनरल था, उसने, उसका नाम था जॉर्ज डैनजिंग। जॉर्ज
डैनजिंग, ये टी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। तो जॉर्ज डैनजिंग ने इसने पब्लिश किया और इसी के नाम से फिर ये पढ़ा जाता है कि इसी ने 1959 में इसे पब्लिश कराया। और इसने सबसे बड़ा जो इसमें जो टेक्निक दिया था सॉल्व करने का लीनियर प्रोग्रामिंग था, वो इसी ने दिया था, सिंप्लेक्स मेथड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। ओके, तो सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट जो था वो सिंप्लेक्स मेथड था सॉल्व करने का। ओके, अब ये तो हमने हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया कि ये हो गया कि हमारे फर्स्ट कब हुआ था, कौन से साइंटिस्ट से, और उस टाइम पे क्यों किया गया था ये भी हमने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे रिसोर्सेस कम थे, स्केयर थे, तो उस टाइम पे यूएस के, और ये कहाँ का था, ये जॉर्ज डैनजिंग जो था ये यूनाइटेड स्टेट का था, यूएस का। उसी ने इस प्रोग्रामिंग को, इस टेक्निक को डेवलप किया और हम आज लोग इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी फॉर्मूलेशन, ठीक है। फॉर्मूलेशन हमें आपको एक लैंग्वेज में दिया रहेगा, मतलब वो चीज़ें कहानी के रूप में आपको दिया रहेगा कि एक कंपनी ऐसा ये चीज़ बनाना चाहता है, 2 या 3 प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेस, उसके लिए ये रिसोर्सेस है, उसके पास ये लिमिट है। तो उस सारे को करते हुए, देखते हुए हम उसका क्या बनाएंगे, या तो इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे या तो इक्वेशंस बनाएंगे। उसमें उसी को हम बोलते हैं फॉर्मुलेट करना। हम उस जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको हमने क्या कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एलपी का क्या पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड, पाई मेथड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन क्या क्या होगा, तो हम देखो हमारे जितने भी एप्लीकेशंस, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो या आपका जो डेली लाइफ का जो रूटीन है उसमें हो, मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो, मीडिया एप्लीकेशन हो, ये सब में और भी मिसलेनियस एप्लीकेशन होते हैं। आप धीरे धीरे, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसमें, जब आप, क्योंकि ये अभी मैं मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने बताया कि ये पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको इतना डिटेल में ऑपरेशन रिसर्च के बारे में नहीं जानना है, बस आपको मेथड्स पे ज़्यादा इसको फोकस करना है कि इसका फॉर्मूलेशन और हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसके कुछ मैं एप्लीकेशन आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम कैसे यूज करेंगे। सो देखो, मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करूँ कि जितने भी हमारे जो लाइफ में, जो हमारे जीवन में जितने भी इवेंट होता है वो एक नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है। हम उसे बस लीनियर मान कर चलते हैं। कभी भी आप जानते हो कोई भी चीज़ आपको प्लानिंग किया जाता है, ये एक प्लानिंग ही तो है। लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम प्लानिंग ही करते हैं। तो आप ये एक चीज़ मानते हो कि जब आप कोई भी चीज़ का प्लानिंग होता है तो क्या वो प्लानिंग सटीक हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता ना, और बिल्कुल नहीं भी होता है, कभी होता भी है, नहीं भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यदि आपको कोई कंपनी है, वो बिस्किट बनाती है, अब उसके पास रिसोर्सेज क्या चाहिए, उसको आटा चाहिए, ठीक है, और भी डिफरेंट उसको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो क्या वो उतना ही प्रोडक्ट लाएगा जितना उसने अनुमान किया था, वो रिसोर्सेज जितना लाएगा जितना उसने प्लानिंग किया था? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसमें से कुछ बर्बाद हो जाएंगे, कुछ वेस्टेज हो जाएंगे, कहीं पे वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से ओवरऑल यदि टारगेट है 100 का, तो लाया कितना जाता है, 150 का, ठीक है। ये चीज़ आप डेली लाइफ में आप देखते हो। तो क्या ये लीनियर रहा? नहीं रहा, ये तो नॉन लीनियर हो गया। ओके, सो लीनियर हम जो पढ़ते हैं ये रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें, जैसे मार्केट में मैं घूमने गया और मैं एक सेलर हूँ और मुझे पता करना है कि यहाँ पे मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, ठीक है, मेरे आइसक्रीम का इंडस्ट्री है, मैं बेचता हूँ, और मुझे पता करना है कि किस एरिया में कितना डिमांड है। तो जो मैं अनुमान लगा कर आऊँगा वहाँ से, जो मैं रिसोर्सेस लेकर आऊँगा, डाटा लेकर आऊँगा कि यहाँ पे इतना सेल हो सकता है, क्या कल हो के वो एग्जैक्ट उतना ही होगा? नहीं होगा। हम जस्ट एक अपने फॉर्मूलेशन, हम अपने मैथमेटिक्स के टेक्निक लगाकर हमने एक ओवरव्यू निकाला कि इतना हमें तो करना ही है,
ठीक है। उसमें हो सकता है कि कभी आपको उससे ज़्यादा भी बिक जाए, उससे कम भी हो जाए। सो ये एक नॉन लीनियर इवेंट होता है हमारे डेली लाइफ में। लेकिन क्या हम लीनियर प्रोग्रामिंग से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा? बिल्कुल होता है। हमें एक अंदाज़ा तो मिल जाता है। जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो हम आस पास से किसी लोगों से पूछते हैं। अब वो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट नहीं बताता है, कहीं फिर आगे जाकर पूछना पड़ता है, लेकिन एक आपको एक आइडिया तो मिल जाता है। आपके जो मन में शंका होता है कि अरे मैं किधर जाऊँ, उसके तरफ आपको एक मिल जाता है डायरेक्शन कि हाँ अच्छा इसने इधर बताया तो इधर चलते। तो इसी तरह से एक आपको इस फॉर्मुलेशन से आइडिया मिल जाता है कि आपको कितना चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। तो यही सब इसके कारण इसीलिए हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो वेरिएबल्स लेते हैं वो लीनियर लेते हैं, नॉन लीनियर नहीं लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में नॉन लीनियर होता है। ओके, तो ये तो चलो हमने ये बता दिया। एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। कोई दो प्रोडक्ट आप मिक्स करके बनाना चाहते हो, कितना इसको मिलाएं कितना इसको मिलाएं, तो इसको भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, किसको किस पहले प्रोड्यूस किया जाए, मार्केट में किसका पहले डिमांड है, कौन से गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, डिमांड और सप्लाई है। डिमांड सप्लाई तो आप मान लो कि पूरी पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग पे ही बेस्ड है। ओके, यही टेक्निक्स इसमें लगाया जाता है। अब जैसे मीडिया मैनेजमेंट एप्लीकेशन में कैसे होता है, तो मीडिया सिलेक्शन प्रॉब्लम, कि आप जैसे मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। तो मैं एडवर्टाइजमेंट ऐसे थोड़े ना है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके करूँगा, पहले उसके बारे में प्लानिंग होता है। ठीक है, और अपनी टीम बैठता है, एक चेयरमैन जो होता है वो मीटिंग लेता है, उसमें से बहुत सारे लोगों को क्या जो रिसर्चर्स होते हैं उनका मीटिंग करके उनसे एक आइडियाज़ फाइंड आउट कराता है। तो वो आइडिया कहाँ से लाते हैं? वो आइडिया लाते हैं इसी के थ्रू। वो जो रिसर्चर होते हैं उनके पास ये सारा आइडिया होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के। वो ऐसे करके फिर वो अपने बॉस को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे रास्ता से चलो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो इस तरह से हमें मैथमेटिकल टूल हमें हेल्प करता है रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो चलो अब हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने इतना ओवरव्यू बहुत है, अब बाकी और डिटेल में आपको ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ोगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूलेशन पे। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि इसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। पहले मैं 2 वेरिएबल वाले समझाऊंगा, फिर 3 वेरिएबल वाले, फिर 4 वेरिएबल वाले। इससे ज़्यादा नहीं आपको करना है, 4 वेरिएबल तक इनफ है। और फिर उसी का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर है। देखो, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन लेंगे वो इसी टाइप के लेंगे, या तो इंडस्ट्रियल टाइप के होगा, कोई प्रोड्यूसर होगा जो गुड्स प्रोड्यूस करता हो, या कोई मैन्युफैक्चरर हो जो या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। सो उस देखो, और ये जो डिटेल है इसका क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिटेल क्लियर होगा कि हम पहले क्या कहना चाह रहे थे आपको, कैसे इसमें फॉर्मुलेशन कैसे काम करता है। तो हम मानते हैं कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है। मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो एक मान लो कि कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर है। उसके पास वो 2 प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, 2 प्रोडक्ट बनाना चाहता है। उस प्रोडक्ट का नाम मैं अभी ए और बी ले लेता हूँ। आपको जो मन है, मान लो तुम्हारा फेवरेट बिस्किट पार्ले जी है, किसी का गुड डे होगा, तो आप इस तरह से आप इसको कंसिडर कर लेना। मैं ए बी लेकर चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो, दो, अब इसको बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्स का मतलब आप ध्यान रखो, रिसोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रिसोर्स का मतलब अपन बोलते हैं ना, इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, मतलब धन है, ज़मीन है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पैसे का रिसोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो गुड्स जो बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसको जैसे यहाँ पे आप बिस्किट बनाओगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट आटा होगा, तो वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। ओके, तो वहाँ पे मीनिंग अलग होता है रिसोर्स का, यहाँ पे हम अलग समझें। जैसे हमें एक आयरन का स्टील बनाना है या स्टील का बर्तन बनाना है, तो हमें एलॉय चाहिए। तो हमारे लिए एलॉय क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिसोर्स का मतलब ये समझिएगा। तो हमारे पास 2 रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों को बनाने के लिए 2 रिसोर्स चाहिए। ये आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, मैं तो ऐसे जस्ट आपको लिख दे रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन में जब मिलेगा तो पूरा बिल्कुल एक लैंग्वेज में सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर वांट टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड वी हैव द 2 रिसोर्सेज। ओके, इस तरह से मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि R1 और R2 उसके पास 2 रिसोर्सेज इसके लिए चाहिए। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट जो बनाएगा वो इस तरह से कि ईच यूनिट ऑफ ए ईच यूनिट ऑफ ए ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर रिक्वायर रिक्वायर्ड
वन यूनिट ऑफ R1, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ R1 मतलब 1 यूनिट ए प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको R1 रिसोर्स का कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। ओके, अब यूनिट देखो यहाँ पे केजी होगा, क्योंकि यदि मान लो बिस्किट बना रहे हो तो बिस्किट बना रहे हो तो आप इसको, जो बिस्किट का क्या होता है वो केजी में थोड़े ना हम लेते हैं, हम लोग पैकेट में लेते हैं। तो ईच पैकेट मतलब यहाँ पे यूनिट हो जाएगा पैकेट, मतलब 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट। और यूनिट यहाँ पे रिसोर्स क्या हो जाएगा, अब हमें रिसोर्स में यहाँ पे आटा चाहिए तो हम केजी में लेंगे। तो मतलब यदि मान लो कि मैं यहाँ पे लिया कि 5 पैकेट बिस्किट बनाने के लिए 10 केजी ये चाहिए, तो इस तरह से आप इसको समझिएगा। यूनिट का मतलब यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, इसलिए मैंने यूनिट लिया है। कहीं पे केजी होगा, कहीं पे यदि आपको एलॉय बनाना है तो वहाँ पे आप कार्बन का यूज करेंगे, तो उस तरह से यूनिट का चेंज यहाँ पे हो जाता है। सो मैं यहाँ पे सिंपल यूनिट लिया हूँ। अब इसी तरह से फिर बी, ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर 1 यूनिट, ईच रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ 1 unit of R1 and 2 unit of R2। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, जो ए प्रोडक्ट बनाने का है वो 1 यूनिट R1 चाहिए एंड 3 यूनिट ऑफ R2 चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों रिसोर्सेस मिलकर ही तो बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल बिस्किट का ही लेकर चल रहा हूँ, तो बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक आटा चाहिए और एक बेकिंग सोडा चाहिए, उसमें जो चीनी वगैरह या खाने वाला सोडा जो लगता है वो चाहिए, तो दोनों मिलकर ही बनाएगा। तो ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 यूनिट R1 चाहिए और 3 यूनिट R2 चाहिए। बी के लिए 1 यूनिट R1 चाहिए, 2 यूनिट R2 चाहिए। ये आपको गिवन है। अब आपके पास ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा आपके पास कि 5 यूनिट ऑफ R1 एंड 12 यूनिट ऑफ R2 अवेलेबल, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास, क्योंकि देखो ये जो प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये पढ़ाई इसलिए जाता है क्योंकि यदि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम क्यों इतना फालतू का इतना प्लानिंग करते और दिमाग करते, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है, ठीक है। जैसे आप कोल यूज कर रहे हैं, कोयला यूज होता है, तो वो भी हमारे पास क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है। तो उसको खर्च करने के लिए सरकार के पास प्लानिंग होता है कि कितने साल तक खर्च होगा, तभी तो आपको साइंटिस्ट जो होता है अनुमान बताते हैं कि 2050 तक या 2040 तक क्या हो जाएगा, हमारे पास ईंधन बचाओ, नहीं तो ये जो रिसोर्सेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम को बताया जाता है कि ख़त्म हो जाएगा। पानी सेव करो, वाटर सेव करने के लिए बताया जाता है। तो ये किस लिए बताया जाता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को भी तो हमें देखना है। सिर्फ हम अपने ज़िंदगी को ऐस मौज में काट के निकल गए, ये तो नहीं होगा। आने वाले जनरेशन भी तो होगा, आपके आने वाले जो जनरेशन होगा वो, उसके लिए भी तो सोचना हमारा फ़र्ज बनता है। तो हमारा रिसोर्स यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको रिसोर्सेस लिमिटेड होगा, और उसी लिमिट को फिर हम कंस्टेंट बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसके पास जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको 5 यूनिट चाहिए R1 और 5 यूनिट है R1 का और 12 यूनिट है R2 का, उसके पास अवेलेबल है। इतने से ही उसको जो बनाना है बना ले, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, और आप क्या क्या दे रखा है, अब इसकी प्रॉफिट की बात कर रखा है कि मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है। मैन्युफैक्चरर आल्सो मेक्स प्रॉफिट, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर मेक्स प्रॉफिट RS ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए सोल्ड, ठीक है। मतलब ए प्रोडक्ट को बेचने पर वो मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है कि हमें 6 रुपये पर यूनिट वो क्या हो, सोल्ड हो, ठीक है, वो बेचना चाहता है। तो बी को कितना रुपये में बेचना चाहता है, बी को मान लो कि 5 रुपये पर यूनिट वो बेचना चाहता है, और प्रोडक्ट बी सोल्ड ये चाहता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाना होगा, उसमें ये जो कहानी जो लिखा रहता है ना, उस कहानी को एक बॉक्स में समराइज करना होता है, फिर उसके हिसाब से हम उसको लिखते हैं। अपना जो लीनियर कंस्टेंट है, लीनियर इक्वेशंस है, उसको हम लिखते हैं। ओके, चलो मैं इस तरह नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ये जो थ्योरी मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको बॉक्स में समराइज कर रहा हूँ।
सो देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पे मैं इधर प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ ए और बी, और इधर मैं ऊपर रिसोर्सेज का नाम लिखता हूँ R1 और R2। ओके, अब यहाँ पे मैं जो जो भी चीज़ वहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा था वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ए के 1 यूनिट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ए के लिए, ए प्रोडक्ट बनाने के लिए R1 के कितने रिसोर्स चाहिए, 1 यूनिट। ये आपको लैंग्वेज में दिया हुआ, इस तरह से यहाँ लिख देना है इसके सामने। ए को बनाने के लिए R2 कितना चाहिए, 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 यूनिट हम लिख देंगे। बी के लिए कितना रिसोर्स चाहिए, 1 यूनिट, और मतलब R1 चाहिए, और R2 कितना चाहिए, 2 यूनिट, हम यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे हम लिख देते हैं कि इस रिसोर्स का लिमिटेशन क्या था। इसका रिसोर्स था कि इसके पास 5 यूनिट, R1 का 5 यूनिट ही था इसके पास। चलो 12 यूनिट किसका था, 12 जो यूनिट था वो R2 का था इसके पास। ए को कितना में बेचना चाहता था ये, तो 6 रुपीज़ में, और बी को ये 5 रुपये में बेचना चाहता था, सॉरी 5। ओके, तो ये हमने उसको समराइज कर लिया। अब इसको हम फॉर्मूलेशन में चेंज करते हैं। तो आप देखो, अब फॉर्मूलेशन को करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होता है इसमें। एक तो होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर स्टेप फॉर्म, ऐसे लिखो, स्टेप फॉर द फॉर्मूलेशन, स्टेप फॉर फॉर्मूलेशन। और किसका फॉर्मूलेशन, तो एलपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो क्या क्या स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल। अब डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, इसको समझो। डिसीजन वेरिएबल का मतलब कि वो वेरिएबल, मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं, उसकी आप कितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, वो होता है डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, वो पता, नाम से ही पता चल रहा है डिसीजन वेरिएबल, मतलब डिसीजन कौन लेगा, जो बॉस होगा, तो वो डिसीजन लेगा। और वो ऐसा है नहीं कि एग्जैक्ट डिसीजन, तो आप मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि 100 प्रोडक्ट निकालना है तो 100 प्रोडक्ट ही निकलेगा। ऊपर नीचे जो आंकड़ा है ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं ताकि हम इसे वेरी कर सकें। जैसे मार्केट में डिमांड कम गया तो हम कम कर देंगे, मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा कर देंगे। तो मतलब हम जिस जिस क्वांटिटी को हम वेरी कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल। और इसके आगे, वेरिएबल के आगे डिसीजन लगा हुआ है, इसका मतलब वो हमारे डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि हम क्या चाहते हैं। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। अब हमारे पास क्या है, रिसोर्स तो देखो लिमिटेड है, तो रिसोर्स तो हमारे हाथ का चीज़ है नहीं, जितना हमारे पास रिसोर्स होगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट ज़रूर हमारे हाथ में है, हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में सिर्फ यही है, तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको मान रहे हैं। कई कई जगह पे आपको रिसोर्सेज को भी डिसीजन वेरिएबल मानना पड़ेगा, कई कई जगह पे आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो डिसीजन वेरिएबल बनेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर डिपेंड करेगा कि कब कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से होगा। तो हम और भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें क्लियरिटी होगा। बट यहाँ पे आपको कौन है, प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, प्रोडक्ट करना चाहता है, तो इसका मतलब उसके हाथ में इस प्रोडक्ट का वेरिएबिलिटी है, इसको चेंज कर सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। तो हम यहाँ मानेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स नंबर ऑफ, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ए प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से वाई भी मान लेते हैं, वाई क्या है, वाई है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड। बी को जो वेरिएबल है वो हमने वाई मान लिया कि वाई प्रोडक्ट बनाया गया बी का। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, नेक्स्ट स्टेप। अब हमने डिसीजन वेरिएबल सीख लिया, अब हम लिखते हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, लिखते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव का मतलब जानते हो, कोई भी किताब है, किताब के जो फर्स्ट पेज होता है या सेकेंड पेज, उस पर लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, इससे आप क्या करना चाहते हो। जैसे एक मैन्युफैक्चरर होगा, वो क्या चाहेगा बेचारा, वो बेचारा चाहेगा हमारे कंपनी का प्रॉफिट हो। ठीक है, एक रिसर्चर होगा, वो क्या चाहेगा कि हमारे बॉस को फ़ायदा हो।
तो उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब आप समझो क्या, कि आप इससे करना क्या चाहते हो। आप जो ये पूरा इधर इतना रायता फैला रखे हो, ये प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट चाहिए, इससे आप करना क्या चाहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसी को बोलते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या होगा इस केस में हमारा मेन मकसद होगा कि हम जितना जितना प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि वो बेचना चाह रहा है 6 रुपीज़ में और बी को बेचना चाह रहा है 5 रुपीज़ में। तो यही चाहेगा, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा, इसे हम प्रॉफिट फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कॉस्ट की बात आएगी, मान लो यहाँ पे ऐसा होता केस कि ए को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी रुपीज़ खर्च करना पड़ता है, मतलब 6 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है। यहाँ तो सोल्ड की बात हो, मतलब बेच रहा है तो वो प्रॉफिट चाहेगा, लेकिन खर्च की बात होता कि ए को बनाने में इतना खर्च है, तो हम ऑब्वियस सी बात है एक मैन्युफैक्चरर यही चाहेगा कि हम जितना कम से कम में प्रोड्यूस कर लें कोई भी प्रोडक्ट। तो हम उसे फिर बोलते क्या, उसे हम बोलते वो हो जाता लॉस फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से लिखा जाता है। और ये कैसे लिखा जाएगा, तो आप बताओ, आपने एक्स यूनिट प्रोड्यूस किया ए का, बेचना कितने चाह रहे हो। एक यूनिट का रेट हमने अभी पढ़ा था, क्या क्या था, पर यूनिट 6 रुपीज़ था। तो एक यूनिट का ₹6, तो एक्स यूनिट का ये तो आपने पढ़ा है 6x हो जाएगा। इसी तरह से बी को आप बेचना चाहते हो कितना, 5 रुपीज़ पर यूनिट, और बना कितना रहे हो, और वाई यूनिट। तो एक यूनिट का 5 रुपया, तो वाई यूनिट का 5y, सिंपल। ओके, ये हमारा बन गया क्या, ये बन गया प्रॉफिट फंक्शन, इसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो मैन्युफैक्चर होता है उसका मेन जो फोकस होता है इसी पे होता है, कि इसकी के साथ छेड़छाड़ करना है, कि हम ये चाहेंगे कि जो हम सोल्यूशन करेंगे ना, तो इसी पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से दो वर्ड आया कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर सकते हैं, या तो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे या मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब प्रॉफिट वाली बात होगी तो हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, लॉस वाली बात होगी तो मिनिमाइज करना चाहेंगे। ओके, चलो ये हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे, अब आएंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अब हम आएंगे कंस्ट्रेंट पे। कंस्ट्रेंट मतलब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था उसके पे। अब बताओ, आपके पास R1 जो रिसोर्स है, ए को बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 यूनिट, बी को बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 यूनिट, बी का चाहिए 1 यूनिट, और टोटल कितना है 5 यूनिट R1 का। तो हम यहाँ पे जब कंस्ट्रेंट लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, CONSTRANT, कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट जब हम लिखेंगे, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो दायरा है उससे भाई चादर उतना ही फैलाओगे ना जितना फैल सकेगा। अब इतना तो नहीं फैलाओगे, तो आपने कहावत सुना ही होगा बचपन से। तो कंस्ट्रेंट का मतलब यही बात हो गया कि आपके पास जितना है उतना से ही काम चलाओगे। तो R1 का कितना है, 5 है, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि R1 का 1 यूनिट चाहिए ए बनाने के लिए, और ए कितना बना रहे हो आप, x यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट चाहिए R1 का, और बना कितना रहे हैं, x यूनिट। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। तो आप इसको 1 इंटू एक्स को डायरेक्ट x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी जो है उसका चाहिए कितना, बी का 1 यूनिट चाहिए R1, और बी बना कितना रहे, y यूनिट। तो प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस y। तो यही दोनों क्या हो गया, यही दोनों मिलकर प्लस जब करेंगे तो यही टोटल क्या चाहिए, इतना चाहिए R1 का। और जो कि लिमिटेड कितना दे रखा है, लिमिट दे रखा है कि इससे क्या होना चाहिए, इससे इतना ही होना चाहिए 5। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, देखो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ और समझा देता हूँ कि इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में क्या डिफरेंस है, तो इक्वेशंस का मतलब आप यहाँ पे सिंपल याद रखो, आता भी होगा कई बच्चों को। इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वल टू, इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वल टू, साइन जहाँ पे लग गया तो उसे हम बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो 3x प्लस वाई इक्वल टू में 2 दे दिया, तो ये एक इक्वेशन है। लेकिन इनइक्वालिटीज़ क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ में आता है 4 साइन यूज हो सकता है इनइक्वालिटीज़ में, या तो लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 साइन इसमें यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बताओ, यहाँ पे हम यूज करेंगे, आप अपना सोच कर बताओ कि यहाँ पे हम लेस देन यूज करें या लेस देन इक्वल टू यूज करें। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि या तो R1 आप 5 यूनिट से कम खर्च करो या तो 5 करो,
उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते क्योंकि 5 यूनिट है ही, तो हम इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाला साइन आएगा। या तो हो सकता है कि आप कम प्रोडक्ट बना रहे हो तो 5 से कम खर्च होगा तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, और यदि चाहो तो आप पूरा भी खर्च कर दो, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू वाला साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू। तो इसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज, और इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग के टर्म में बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ओके, दूसरा कंस्टेंट लिखते हैं। तो दूसरा रिसोर्स R2 है हमारे पास, और इसका लिमिट क्या दे रखा है कि हमारे पास 12 यूनिट ही है, और 12 यूनिट है और इसका 3 यूनिट खर्च हो जाता है किसको, A बनाने में। और A हम कितना बनाते हैं, X, तो 3 यूनिट खर्च हो जाता है A बनाने में, और A हम बनाते हैं X। तो इसका मतलब टोटल कितना खर्च हो गया, R1 का जो रिसोर्स है वो A बनाने में कितना चला जाएगा, वो चला जाएगा X इंटू 3 इंटू एक्स। ओके, प्लस में B बनाने के लिए 2 यूनिट चाहिए R2, और आप B बना कितना रहे हो, Y, तो सिंपल 2Y। टोटल कितना हो जाएगा खर्च R2 का V बनाने में, 2Y। और ये टोटल मिलाकर किससे कम होना चाहिए, या तो 12 से कम होना चाहिए, या तो 12 के इक्वल यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। समझ में आया। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, कंस्टेंट, जिसको हम लिमिट बोलेंगे, कि इसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इसको देखते हुए काम करना होगा कि हमारे पास रिसोर्स कितना है। चलिए, ये हमने समझ लिया डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्टेंट क्या होता है। एक और हम पढ़ लेते हैं, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। एक जो होता है, ये हमने थर्ड जो पढ़ा, ये क्या पढ़ा, कंस्टेंट। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, या कंस्टेंट भी आप बोल सकते हो, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो इसे हम बोलते हैं। अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो जो आपका वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल जो x और y माना है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी निगेटिव आप ले ही नहीं सकते। आप खुद ही सोचो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, मालिक हो, आप कभी भी निगेटिव में प्रोडक्ट कभी बनाओगे क्या? मतलब आपका सप्लाई है ही नहीं और प्रोड्यूस बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये तो जो मतलब पागल होगा वही करेगा। ठीक है, तो ऐसा जो एक जो अच्छा कंपनी वाले मालिक होगा वो ऐसा नहीं कभी करेगा। तो इसीलिए हम जितने भी इसमें क्वेश्चन करेंगे आगे लीनियर प्रोग्रामिंग में, उसमें हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हमेशा पॉजिटिव में होगा, नॉन निगेटिव होगा, या तो 0 होगा। यदि आपका सप्लाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपका कंपनी खत्म होने पे है, तो आप प्रोडक्शन बंद कर दो, लेकिन निगेटिव में प्रोडक्शन थोड़े ना करेंगे। चलो, तो ये होता है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसे हम बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक अब हमने सारे स्टेप डिस्कस कर लिए कि फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। फॉर्मुलेशन के 4 आपको ये स्टेप याद रखना है। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल चूज करना है कि कौन सा डिसीजन वेरिएबल आप मानते हो, और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कौन किसको मानना है। फिर हम पढ़े कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये भी ईजी है कि आप जितना में बेचना चाहते हो उसके हिसाब से लिख लो, ये भी बहुत ईजी है। कंस्टेंट भी हम लिखना सीख गए, ठीक है। और नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, अब बोलेगा नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन से सर इसका कहाँ पे ऐसे हम समझेंगे का, तो ये तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है ये ज़रूरी है। ओके, तो आई थिंक हमने आज एक क्वेश्चन किया, फॉर्मुलेशन देखा, हमने कुछ इसके ओवरव्यू देखे, हिस्ट्री देखे, क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या होता है, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आज हमने 2 वेरिएबल वाले किए हैं, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल एक्स वाई लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि जब 3 वेरिएबल हो तब हम कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं। समझ में आया? सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। यदि वीडियो मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।